तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSE भी बोलते हैं इसको, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग या यंग का द्विझिरी प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं नोट्स के अंदर इसका डायग्राम नहीं है, जो डायग्राम मैं बोर्ड पे बनाऊंगा वो फिर आप घर पे बना लेना या फिर वीडियो से देख के बना लेना। ठीक है, तो इससे 100% क्वेश्चन आना है और थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये लंबा चलेगा, काफी कंडीशन पढ़ेंगे इसकी, काफी चीजें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो देखो आपसे यही क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन कि प्रकाश के व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप से सबसे पहले किसने प्रूफ किया? यंग ने। किसने? यंग ने। पूरा नाम क्या बेटा है क्या इसमें? यंग ही लिखा हुआ है? थॉमस यंग, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप से किसने सत्यापित किया या प्रूफ किया? तो वो था थॉमस यंग। कौन था? थॉमस यंग। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, छोटा क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं अभी, बहुत सारे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यंग नाम का जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले प्रायोगिक रूप से प्रकाश के व्यतिकरण को प्रूफ किया। अब अपन उसके सेटअप को देख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं इसका सेटअप समझा रहा हूं। क्या है कि मान लो आपके पास एक गत्ता है, क्या है? कार्डबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्डबोर्ड है। यहां पे इसने एक पिन होल किया, यहां पे क्या? एक पिन होल। इतनी ही डिस्टेंस पे यहां एक पिन होल है। पिन होल का मतलब समझ गए क्या? छिद्र किए छोटे छोटे, इसीलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कि कुछ इस टाइप से दिख गया। ध्यान से समझोगे तो याद हो जाएगी ये बातें। इसको नाम दिया इसने S1, क्या है? S1, और इसको नाम दिया S2। और ये स्लिट का केंद्र, इन्हें क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। क्या? स्लिट। ये स्लिट है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड है, उसमें क्या किए हुए? 2 पिन होल किए, और ये स्लिट का सेंटर है, स्लिट का सेंटर है। इस स्लिट के सामने एक पर्दा रखा हुआ है, क्या? ये स्क्रीन रखी हुई है। क्या? ये स्क्रीन। ठीक है, पर्दा है ये। ठीक, यहां पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यानी कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या है ये? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ये मैं सेटअप बता रहा हूं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, क्या ये बिंदु प्रकाश स्रोत है? एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत। बोलो क्या बिंदु? अब सुन लो इसका सेटअप क्या है। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या है? D। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या है? D। और ये जो है ये पर्दे का केंद्र है। क्या है? पर्दे का केंद्र है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? पर्दे का केंद्र है। तो यंग ने सबसे पहले प्रायोगिक रूप से प्रकाश के व्यतिकरण को प्रूफ किया। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक गत्ता रखा और उस गत्ते में 2 पिन होल कर दिए, 2 छिद्र कर दिए, जिन्हें क्या बोला? स्लिट। स्लिट का नाम क्या है? S1 और S2। और स्लिट से कुछ दूरी पर एक क्या रख दिया उन्होंने? पर्दा। जब और एक वर्णी प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि क्या क्या काम में लिया, आगे इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। तो देखो क्या यहां से जो प्रकाश है बेटा वो गोलीय तरंगागर के रूप में चलेगा? क्या यहां ये वापस लौट जाएगा? क्या ये इस टाइप से कुछ होगा? ये बाकी प्रकाश तो वापस आ जाएगा, लेकिन यहां क्या इस तरंगागर पे यहां भी बिंदु होंगे? अरे होएगा, मैंने बताया था आपको कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यंग ने अपने प्रयोग के अंदर
कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त किए? तो मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं? तरंगाग्र को डिवाइड कर रहा हूं। बोलो, तरंगाग्र को तोड़ रहा हूं। अरे बोलो। तो दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो क्या है कि सबसे पहले प्रायोगिक रूप से प्रकाश के व्यतिकरण को किसने प्रूफ किया? थॉमस यंग ने। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि यंग ने अपने प्रयोग में कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त किए? तो कैसे किए? तरंगाग्र के विभाजन से। किससे? तरंगाग्र के विभाजन से। क्या बेटा यहां वाला जो प्रकाश स्रोत है, यहां वाला जो बिंदु है, वो एक नया प्रकाश स्रोत बनेगा? क्या उससे प्रकाश जो है वो इस टाइप से चलेगा? अरे बोलो, ऐसे ही होगा? अरे तो एक ही जगह मिलावे को के सारा ने एक इकट्ठा कर दिया इस टाइप से। कोई दिक्कत? ऐसे चलेगा आगे? क्या ये भी एक नया प्रकाश स्रोत बनेगा? क्या इससे भी तरंगाग्र के रूप में प्रकाश चलेगा इसे? बोलो। क्या ये तो बना दिया मैंने तरंगाग्र, क्या तरंगे भी होगी? यही है तरंगे। अरे बोलो, किरणें ऐसे ही होगी? गुचड़ मुचड़ हो गया क्या? अरे बोलो, क्या ये तरंगे, जैसे ये तरंग और ये तरंग मिलेगी, जैसे ये मिल गई इधर जाके, जैसे मान लो ये तरंग यहां पहुंची और यहां से एक किरण मिलती हुई पहुंचती हुई क्या यहां पहुंचेगी? क्या व्यतिकरण हो गया? अगर संपोषी व्यतिकरण हुआ तो क्या मिलेगी? चमकीली फ्रिंज। कैसी मिलेगी? चमकीली। और अगर विनाशी व्यतिकरण हुआ तो कैसी मिलेगी? काली फ्रिंज। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब उसने देखा कि इस पर्दे पर क्रमागत रूप से काली गोरी यानी कि चमकीली काली फ्रिंजें बन रही है। और क्या नाम दिया उसने इसको? कि ये प्रकाश का क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है। और जहां पे चमकीली फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और जहां पे काली फ्रिंज बन रही है, उसको क्या नाम दिया उसने? कि विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। क्या ये उसका सेटअप तैयार समझ में आ गया? क्या ये डायग्राम बना लोगे आप? बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा सुन लो। यंग ने अपने प्रयोग के अंदर एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड पे 2 पिन होल किए, जिसको नाम दिया उसने स्लिट। और एक स्लिट से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया और एक वर्णी प्रकाश स्रोत के तरंगाग्र के विभाजन से 2 कला संबंध स्रोत प्राप्त किए। क्या ये एक कला संबंध स्रोत और ये दूसरा कला संबंध स्रोत? 2 कला संबंध स्रोत प्राप्त किए। और उसने देखा कि पर्दे पर क्रमागत रूप से दीप्त तथा अदीप्त, ये वर्ड है आपके, क्या है? दीप्त तथा अदीप्त। दीप्त फ्रिंज को क्या बोला उसने? कि वहां पे क्या हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और अदीप्त फ्रिंज के लिए उसने क्या बोला? विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। यानी कि इस पर्दे पर क्रमागत रूप से काली गोरी फ्रिंजे बन रही है। काली का मतलब विनाशी व्यतिकरण और गोरी का मतलब संपोषी व्यतिकरण। क्या उसका ये सेटअप समझ में आ गया? अब इसमें अपन बहुत सी बातें निकालेंगे कि इस बिंदु P पर काली फ्रिंज बन रही है यानी कि दीप्त फ्रिंज बन रही है या फिर अदीप्त फ्रिंज, उसकी इसके सेंटर से कितनी दूरी होगी? पर्दे के सेंटर से कितनी दूरी होगी? और कौन सी दीप्त फ्रिंज बनेगी? सबसे पहले यहां पे क्या बनती है? चमकीली फ्रिंज। कैसे बनती है? चमकीली। फिर इधर काली, चमकीली, काली, चमकीली, चमकीली। समझ में आई बात? तो आगे अपन अब क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। ये तो सेटअप है उसका कि उसने एक कार्डबोर्ड में 2 पिन होल किए, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, तरंगाग्र का विभाजन किया और पर्दे पे देखा कि दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बन रही है। दीप्त का मतलब संपोषी और अदीप्त का मतलब विनाशी। अब अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। क्या है? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। यहां से क्वेश्चन बन सकता है व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण से। क्या ये समझ में आ गया? अरे बोलो। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। किसकी सहायता से? यंग की सहायता से। यहां लिख रहा हूं
प्रकाश के व्यतिकरण का, प्रकाश के, इसमें भी डायग्राम नहीं बनाया हुआ, मैं बनाऊंगा वो बना लेना। प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय अध्ययन या विश्लेषण, अध्ययन लिख देता हूं, विश्लेषण कौन लिखेगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? किसकी सहायता से? ये YDSC, आज YDSC कंप्लीट होगा भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे पहले YDSC के अंदर कितने क्वेश्चन बने हैं? 2 ही क्वेश्चन बने। एक तो प्रायोगिक रूप से किसने प्रूफ किया? यंग ने। दूसरा तरंगागर के विभाजन से, और पूछ ले कि अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी? विनाशी व्यतिकरण होगा। और दीप्त फ्रिंज कब बनेगी? संपोषी व्यतिकरण होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डायग्राम देखिएगा, वही डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है। क्या है ये? प्रकाश स्रोत। कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने यहां एक स्क्रीन रखी हुई है, एक पर्दा रखा हुआ है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D। और ये होगा, ये S1 और ये S2, इनके बीच की दूरी को क्या नाम देंगे? स्मॉल d। इसे स्लिट दूरी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन के अंदर स्लिट दूरी बोले तो क्या बोल दिया उसने? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी दी है D। बोलो हाँ ना। मैं इस बिंदु P की बात कर रहा हूं कि इस बिंदु P पे चमकीली फ्रिंज बनेगी या फिर काली फ्रिंज बनेगी। बोलो हाँ ना। इसमें ये डायग्राम चल जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लिख सकते हो कि ये जो है लीनियर पोजीशन है इसकी YN। क्या है ये? रेखीय स्थिति है। रेखीय स्थिति कि यहां से कितनी दूरी पर, n मतलब मेरे को अभी पता नहीं है कि कौन सी बनेगी, काली बनेगी या गोरी बनेगी। बोलो समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने क्या बोल दिया? YN भी पांचवी चमकीली बनेगी या फिर 5वीं अदीप्त बनेगी। बोलो, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? YN। कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं फ्रिंज की रेखीय स्थिति। क्या ये? फ्रिंज की रेखीय स्थिति। ध्यान से समझना भी, अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्थिति। और इसे बोल दिया मैंने फ्रिंज की कोणीय स्थिति। क्या ये? कोणीय स्थिति, थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? फ्रिंज की कोणीय स्थिति। बोलो, क्या एक तरंग यहां से चलेगी? मान लो एक एक तरंग की बात कर रहा हूं मैं, S1 और S2 से। क्या एक तरंग यहां पहुंचेगी? क्या ऐसी यहां से भी एक तरंग इधर पहुंचेगी? क्या दोनों मिलेगी? और मिलने से या तो विनाशी व्यतिकरण होगा और या फिर संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर विनाशी व्यतिकरण हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेता हूं कि इस तरंग ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? x। कितनी? x। मैं यहां से इस पे एक लंब डाल देता हूं n, और इसको बोल दिया, ये दोनों लगभग बराबर मान ली मैंने। क्या ये डेल्टा x हो जाएगा दोनों तरंगों के बीच का पथांतर? बोलो तो ये, अरे बोलो समझ में आएगी क्या बात? ये पूरा कितना होगा बेटा? x प्लस डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सेटअप लिख दोगे कि माना दो S1 और S2 स्लिट है, ये दूरी है, वो है, देख लोगे नोट्स के अंदर। अरे बोलो, अब अपने को यहां कैलकुलेशन निकालनी है। 2 तरंगे मानिए मैंने, एक तरंग ये रही और एक तरंग ये रही। बोलो समझ गए क्या? अरे बोल जाओ। अब पता करेंगे कि बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है या विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, उस परिणामी तरंग की समीकरण क्या होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रथम तरंग का ताक्षणिक समीकरण बोलते हैं इसे। मैं सिर्फ प्रथम तरंग लिख रहा हूं। बोलो क्या बेटा? E1 बराबर EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये आपने 11th क्लास में बहुत सीखा है। ये इस तरंग का ताक्षणिक समीकरण है। बोलो ऐसे द्वितीय तरंग का क्या हो जाएगा? E2 बराबर EM2 साइन के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। समीकरण 2। बोलो
समीकरण 2 नहीं, एक बार थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो ये क्या बन जाएगा, क्या बेटा मैं इस k को अंदर ले जाऊं, ठीक है मैं इसी में कर रहा हूं। जब आप k को अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये kx प्लस k डेल्टा x। इस k डेल्टा x को सोल्व करते देखो, k जो होता है ना वो होता है संचरण नियतांक। क्या है, संचरण नियतांक, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये, संचरण नियतांक। चलो आगे, और इसका मान कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, फाई बराबर 2 पाई बाई सॉरी फाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा x बटे लैम्डा। इस लैम्डा को इधर ले आओ, लैम्डा बटे 2 पाई, सॉरी अपने को क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो 2 पाई को इधर ले जाओ। फाई बराबर क्या हो गया बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा x। क्या ये k है, क्या मैं k और डेल्टा x को फाई लिख दूं, जो इन दोनों तरंगों के बीच का कलांतर होगा? बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, k यहां क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, और k इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर हो जाएगा। बोलो, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, E2 बराबर EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, समीकरण 2। क्या इस डायग्राम को हटा दूं? अरे बोलो, ये समझा दिया मैंने कि एक तरंग ऐसे जा रही है, एक तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे मिल रही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिणामी तरंग का समीकरण, फिर परिणामी तरंग का आयाम, फिर परिणामी तरंग की तीव्रता। बोलो समझ में आ रहा है कुछ? क्या ये दोनों समीकरण समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि बड़ा सा डेरिवेशन है भाई। दोनों इक्वेशन यहां लिख रहा हूं दोबारा, पहली समीकरण या फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से। किससे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या हो जाएगा, E1 E नेट जो है परिणामी तरंग का जो समीकरण है वो क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दे। तो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्या होगा बेटा, E नेट बराबर EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। क्या बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन अब आगे चलेगा। ये देखो, इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो इसको मैं खोल रहा हूं, E नेट क्या बनेगा, EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी एज इट इज प्लस EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी और cos फाई प्लस EM2 साथ में चलेगा cos ओमेगा टी सॉरी kx माइनस ओमेगा टी साइन फाई। बोलो, यही है। अब देखो, इसमें ये है और इसमें ये है, दोनों में से कॉमन ले लो, साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो देखो क्या बनेगा, E नेट, यहां तो क्या बनेगा, EM1 प्लस EM2 और cos फाई, और कॉमन क्या आ गया, साइन kx माइनस ओमेगा टी, और क्या बचा, ये बचा, इसको एज इट इज लिख दो। क्या, EM2 cos kx माइनस ओमेगा टी और साइन फाई। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गई बात? ये साफ कर दूं? अरे बोल जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ किया ही नहीं है मैंने। अब दो चीजें मान के चलेंगे अपन। माना
क्या माना, EM1 प्लस EM2 कोस फाई, इसको क्या मान लूं, R पीछे बोर हो रहा है क्या, तो R बेटा समझ में ही नहीं आएगा, ढंग से समझ ले, R cos अल्फा। ये बेटा अल्फा जो है वो परिणामी तरंग का प्रारंभिक तरंग के साथ बनाया गया कोण है। क्या ये परिणामी तरंग का प्रारंभिक तरंग के साथ बनाया गया कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। परिणामी तरंग का प्रारंभिक तरंग के साथ बनाया गया कोण। जैसे दो सदिश है आपके पास, एक ये P है और एक ये Q है, क्या इनका रिजल्ट यहाँ कहीं होगा, ये परिणामी तरंग जो है प्रारंभिक सदिश के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या लिखा है मैंने, अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इस समीकरण से इसकी जगह मैं क्या चिपका सकता हूं, ई नेट पर, अच्छा एक और बच गया, EM2 साइन फाई, EM2 साइन फाई, इसको क्या मान लो, R साइन अल्फा। R क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। अब क्या मैं इस समीकरण की जगह, इसकी जगह मैं चिपका सकता हूं क्या, ई नेट बराबर क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, ये R कोस की जगह पहले साइन लिख रहा हूं, R साइन kx माइनस ओमेगा टी और कोस अल्फा प्लस R एज इट इज आएगा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, पहले कोस वाली टर्म लिख देते हैं, कोस kx माइनस ओमेगा टी और साइन अल्फा। बोलो हाँ ना, क्या इसको साफ कर दूं, देख R कॉमन आ जाएगा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, R साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आ गई आपकी परिणामी तरंग की समीकरण। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक, ये क्या है, परिणामी तरंग का समीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। क्या इसको साफ कर दूं, ये समझ जाओगे ना बेटा, आज ही पढ़ लेना इस टॉपिक को। अब निकाल रहे हैं परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, समझ गए ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, इधर वाले का वर्ग कर रहा हूं तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर इसका स्क्वायर करेंगे, EM1 प्लस EM2 कॉस होल स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। बोलो क्या बेटा ये आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना 1, तो क्या होगा देखो, EM1 का स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वो इसके साथ लिख रहा हूं साइन वाला, अभी ये पूरा हुआ नहीं है, क्या होगा ये EM2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, फिर इसका वर्ग पहले आपने ये लिख दिया, फिर वर्ग लिख दिया, फिर क्या था 2 EM1 EM2 cos फाई। बोलो क्या बेटा इसमें से EM2 स्क्वायर कॉमन लेके अंदर 1 बच जाएगा, ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, EM1 का स्क्वायर प्लस
EM2 का स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 और cos फाई। क्या ये कोजड़िया नियम ही है? क्या ये कोज्जा नियम ही है? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। कोई दिक्कत? इसलिए मैं बोल रहा था अगर 11th में पढ़ा होता तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता आपको, क्योंकि एक बार तो ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है, दूसरी बात तरंगों के अध्यारोपण में पढ़ाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा अगर उस बिंदु P पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो आयाम निकालेंगे, और अगर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो आयाम निकालेंगे। बोलो रहे, समझ गए क्या? सबसे पहले इसी में कंडीशन किसकी है कि दीप्त क्या बन रही है वहां पे? दीप्त या संपोषी व्यतिकरण। अरे बोलो, संपोषी व्यतिकरण। दो सदिश है, वो कितने डिग्री पे हो कि उनका अधिकतम मान मिले? 0 डिग्री पे। तो क्या मैं बोल दूं कि R जो है, R स्क्वायर जो है वो क्या है आपके पास? EM1 का स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 और यही है। हम जानते हैं, ये पहले ही बताया मैंने, हम जानते हैं कि cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, और फाई कितना होना चाहिए? 2n पाई। अरे याद है क्या? क्या n की वैल्यू 0 से 1 से 2 से, क्या इस केस में बेटा ये 1 हो जाएगा? तो क्या आपको आयाम का मान अधिकतम मिलेगा? R मैक्सिमम। बोलो क्या होगा ये? EM1 का स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2, यही होगा। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? तो क्या R मैक्सिमम जो है वो मिलेगा कितना? EM1 प्लस EM2। अगर अच्छा व्यतिकरण है इसका मतलब दोनों के आयाम बराबर है। बोलो, और इसको मैंने नाम दे दिया कितना? E। तो कितना बन गया ये? मैक्सिमम आयाम 2E के बराबर। बोलो, कोई दिक्कत? अब किसकी शर्त पढ़ेंगे? विनाशी व्यतिकरण की। क्या हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण में कलांतर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? पाई का विषम गुणज, यानी कोस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1, एक थोड़ी -1। अदीप्त या विनाशी व्यतिकरण। क्या बेटा R स्क्वायर जो आया वो आया EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 cos फाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी? -1, और फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n + 1 पाई। यही है। क्या इस केस में R स्क्वायर जो है, क्या -1 यहाँ क्या डायरेक्ट लिख दूं स्क्वायर करके अंडर रूट लेके? क्या बनेगा? EM1 माइनस EM2। अगर अच्छा व्यतिकरण हो रहा है तो EM1 बराबर EM2, तो आयाम कितना मिलेगा? 0। क्या बात समझ में आ गई? चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझा दूंगा मैं आपको। अब बेटा बात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता, सबसे पहले क्या निकाला? परिणामी तरंग की समीकरण, फिर परिणामी तरंग का आयाम, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता हम जानते हैं, 11th क्लास की बात है ये, हम जानते हैं कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। अगर कहीं पढ़ा है तो तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जब वेव थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें एक डेरिवेशन आता है, फिजिक्स का सबसे लंबा डेरिवेशन, उसमें प्रूफ किया जाता है ये। वहां पे आपने आयाम को a लिया था ना जी ना, नो 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 गुरुजी नो। जब बेटा समानुपाती का साइन हटता है तो k आ जाएगा इधर। बोलो
ये कोई कांस्टेंट है। अब देख तेरे पास आयाम है आर स्क्वायर EM1 का स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चाहिए आर स्क्वायर, तो I बराबर K आर स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकता हूं, ये भी तो आयाम ही है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, I बाई K। अरे पूरा आर स्क्वायर होगा, K नहीं ले आऊंगा, तो इनकी जगह क्या लिख दूं, I नेट परिणामी तीव्रता बटे K। बोलो समझ में आई क्या बात। इस रिलेशन से यहां आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, इस K को इधर ले आओ, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, I1 बटे K। अरे बोल जाओ। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, I2 बटे K। बोलो। अब अगर ऐसा हो, ये EM1 है, मेरे को क्या चाहिए EM1, तो क्या K इधर लाऊं, क्या इसका रूट करूं, यही होगा। अरे बोल जाओ यार। क्या 2 एज इट इज, क्या इसकी जगह लिखूं रूट I1 बटे रूट K। बोलो। इसकी जगह क्या लिखूं, बटे K cos फाई रूट के रूट के यू जाना मत, ये K समझ गया कि रूट के तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे और घूसा खाओगे, ये भी ध्यान रखना। I1 बटे K प्लस I2 बटे K प्लस 2 रूट I1 I2 बटे K कॉस। भाई मास्टर आज तो बहुत सिंसियर रह के पढ़ाए हुए तू है, तेरे को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कि आज तूने बकवास नहीं की। क्या सारे के डिचक्यू आगे औकात पर। बोलो। क्या परिणामी तरंग की तीव्रता मिल गई। एक बार और समझा दूंगा आपको, तो टेंशन मत लो, बस ये पूरी कर देता हूं वीडियो। क्या परिणामी तरंग की तीव्रता आई नेट बराबर क्या आई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। बोलो समझ गए क्या। ठीक भाई। अब अगर बिंदु P पर K मिले, चमकीला मिले, तो K पर करांगा संपोषी व्यतिकरण। अगर अदीप्त मिले तो विनाशी। सबसे पहले किसकी शर्त निकालेंगे, दीप्त या समपोषी व्यतिकरण। कौन ही समझ में आवे गुरुजी मारे, तू आज करायो के ओई कौन बेरो, तू के ब्रो के लगान ला रहे हो सुबेरे लाग गयो। ऐसा ही चल रहा है प्रोग्राम। यस सर, वेरी गुड। क्या बेटा मैं बोल दूं कि इसके लिए cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या तीव्रता उस केस में अधिकतम मिलेगी, मैक्सिमम होगी। क्या ये I1, क्या ये I2, क्या ये 2 रूट I1 I2। बोल। क्या मैं इसको वर्ग के रूप में लिख सकता हूं, देखना क्या ऐसे लिख सकता हूं, I मैक्सिमम बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। खोल लेना, यही बनेगा। अगर व्यतिकरण अच्छा हो रहा है, इसका मतलब I1 बराबर है I2, तो I मैक्सिमम बराबर है कितनी, अभी भी 2I बोला, 4I। कितनी आई, 4। कितनी, 4। भलाई करेड़ा बापड़ेगा। हाँ अब क्या निकाला, समझ में आया संजय। विनाशी कौन सी, अदीप्त या विनाशी व्यतिकरण। कौन सा रहे, विनाशी व्यतिकरण। क्या -1, क्या यहां मिनिमम, क्या यहां माइनस, अरे बोलो रे, क्या यहां मिनी, क्या यहां माइनस, क्या यहां 0, बिल्कुल काली।
बिल्कुल अंधेरा। अरे बोलो यार, क्या समझ में आ गया? ऐसे समझ लेना, काली आ गई तो तेरा विनाश हो गया, मतलब तेरे साथ विनाशी व्यतिकरण हो गया। बोलो ठीक। अब रुको, लास्ट टॉपिक और फिर आप यो बंद करके एक बार और समझा देंगे। तो अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि YDSC के अंदर प्रकाश की तीव्रता का ग्राफ बनाइए, प्रकाश की तीव्रता का ग्राफ बनाइए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भी, प्रकाश के व्यतिकरण में तीव्रता का ग्राफ या निरूपण। तो सुन इधर, ये ग्राफ अब ध्यान से समझना, मैं पूछूंगा और फिर घुसा मारूंगा, ठीक है? क्या बेटा यहां अभी समझा दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा कि सेंटर पे हमेशा चमकीली फ्रिंज बनती है। सेंटर पे हमेशा कितनी बनती है? चमकीली। क्यों बनती है, इसका रीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो सुन, मैं कलांतर को क्या क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बेटा इधर क्या लिखूं? पाई या माइनस पाई? पाई पे विनाशी व्यतिकरण होगा या संपोषी व्यतिकरण? पाई इन्हें माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन्हें -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। ठीक भाई? क्या यहां तीव्रता अधिकतम मिलेगी? लो साहब, क्या यहां तीव्रता 0 है? अरे समझ गया? फिर इसके बीच में क्या तीव्रता 2 पाई पे अधिकतम हो गई, अधिकतम। फिर ऐसा, क्या इधर भी ऐसा? बोलो समझ में आएगी क्या बात? यहां कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? दीप्त फ्रिंज मिल रही है। यहां क्या हो रहा है? अदीप्त फ्रिंज मिल रही है, अदीप्त फ्रिंज मिल रही है, दीप्त फ्रिंज मिल रही है, अदीप्त फ्रिंज मिल रही है, दीप्त मिल रही है। इसका मतलब 2 काली के बीच में एक गोरी होती है। बोलो, या 2 गोरी के बीच में काली होती है। अरे बोलो यार। अब आगे बताऊंगा मैं फ्रिंज चौड़ाई, क्या बताऊंगा? फ्रिंज चौड़ाई। तो 2 क्रमागत गोरी या 2 क्रमागत काली के बीच की रेखीय दूरी को क्या बोलते हैं? रेखीय फ्रिंज चौड़ाई। आगे बात करेंगे, आगे अपना टॉपिक ही वो होगा। क्या ये क्लास समझ में आई? पक्का? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।